और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया ने खिताब किया। उन्होंने हुकूमत के मंसूबों पर रोशनी डाली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में तलाक सलासा और हलाला की रिवायत को जल्द अज जल्द खत्म किए जाने पर जोर दिया। बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। मगरबी दिल्ली में सरकारी जमीन पर मसाजिद की मुबैना तामीर से मुतालिक बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश साहब सिंह वर्मा के एलजी को खत पर सियासत गरमा गई है। वाज़ेह है कि प्रवेश वर्मा ने सरकारी जमीन, पार्कों और दीगर मुकामात पर मस्जिदों पर गैर कानूनी तौर पर मसाजिद की तामीर का खदशा जाहिर करते हुए जांच का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे ने इस ज़िम्न में प्रवेश वर्मा से खास बातचीत की। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है एलजी को कि सरकारी संपत्ति है उस पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों का, धार्मिक इमारतों का निर्माण हो रहा है। सर, क्या डिटेल है, क्या आधार, किस आधार पर लिखी है? देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसी हैं और मैं अभी एलजी साहब को मिलकर वो पूरी सूची दूंगा कि जहां पर दिल्ली सरकार की जमीन है या दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं उनके प्रोटेक्शन से जो मस्जिद पहले बनी हुई हैं उनके ऊपर 2-2 मंजिल और बनाई जा रही है और वहां पे नई मस्जिद बन रही है, वहां पर कब्रिस्तान बन रहा है, जो लोगों के पार्क की जमीन है वहां पर बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के चलने की जमीन है, जो लोगों की गाड़ी निकलने की जमीन है वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी जमीन और जितनी भी बनी हुई हैं पिछले 20 सालों में, वो सबकी सूची मैं दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को भी दूंगा और इस जो कमेटी गठित होगी उसको भी दूंगा। कितनी ऐसी इमारतें हैं, अवैध इमारतें? मेरे क्षेत्र में तो 20 से ज्यादा हैं और दिल्ली में मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद ही है इस सूची में या मंदिरों का भी जिक्र है इसमें? देखिए, अब अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, वो सभी सबको डीडीए से जमीन अलॉट हुई है। उन्होंने पैसा जमा कराया, उसके बाद उन्होंने अपना वहां पर स्मारक बनाया। मगर जितने मस्जिद हैं ये सब अपना कब्जा करके बना रहे हैं। ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, तो ये इस दिल्ली में खत्म होनी चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष ये कह रहा है कि एक बार फिर इस इशू को प्रोपेगेंडा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट में ये आएगा कि हाँ भाई इतने हैं सरकारी जमीन पर, तो इसमें क्या वो है, हम क्या गलत बोल रहे हैं? जो सरकारी जमीन पर है सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए जमीन को, इसमें क्या गलत है? और दूसरी जानिब कांग्रेस ने प्रवेश वर्मा की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली में अनकरीब होने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर ही बीजेपी मंदिर मस्जिद की सियासत कर रही है। लेटर लिखा है प्रवेश सिंह ने, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में वाकई इलीगल मस्जिद बनना मुमकिन है? देखिए, एक तो इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। कोई भी चीज़ गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके वहाँ नमाज जो है वो जायज़ नहीं कहलाती है। क्योंकि प्रवेश वर्मा जी, इलेक्शन आ रहा है असेंबली का 4 राज्यों में, वही गोली जो है हिंदू मुसलमान की फिर शुरू हो गई है। एक ऐसी टैबलेट तैयार की है उन्होंने, जब चुनाव आए इसको बाहर निकाल दो। हिंदू मुसलमान होगा, कब्रिस्तान शमशान होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मुझे तो हैरत इस बात पे प्रवेश वर्मा जी की, जो दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, उनको पिछले 5 साल में नहीं पता चला उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। और अब जब असेंबली के चुनाव नज़दीक हैं दिल्ली के, तो फिर हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को बांटने का एक कोशिश है। जिनको ये तक नॉलेज ना हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की चेयरमैनशिप में रिलीजियस स्ट्रक्चर कमेटी बनी है। आपको याद होगा आज़ादपुर मंडी में एक मस्जिद थी, जब हमने उसको वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन था, इजाज़त दी बनाने की, तो उसमें केवल 22 गज का एक टुकड़ा जो है वो उस मस्जिद में आ गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। तब हम लोगों ने जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और हमने कहा कि ये जो 22 गज है ये आप वक्फ बोर्ड को दे दें। हालांकि प्रवेश वर्मा ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर एक कमेटी बनाए, इसकी जांच करें। भाई वो उसमें तमाम डिपार्टमेंट से जो कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है,
और लोगों को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। और वहीं आपने प्रवेश वर्मा के बयान की मजम्मत की है तो मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि प्रवेश वर्मा ने मस्जिदों की तामीर पर शक जाहिर करके इस बात का सबूत दे दिया है कि उन्हें इस्लाम की जानकारी ही बहुत कम है। दिल्ली के किसी भी कोने में इलीगल मस्जिद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आपने जो सवाल किया कि इलीगल मसाजिद इलीगल हो ही नहीं सकती, इसलिए कि शरीयत का भी मसला है कि जहाँ पर इलीगल मस्जिद बनेगी उसमें नमाज पढ़ना मकरूह है। तो जहाँ भी मसाजिद होती है सबको पता है कि वहाँ एक आलिम मुतय्यन होता है। जब वहाँ आलिम मुतय्यन होगा तो सबसे पहले शरीयत की रोशनी में हम और आपसे बात करेगा। अगर वो इलीगल मस्जिद है, इलीगल जगह पर बनी है, आपको मैं अगर आप मेरे साथ चलें बहुत सारी जगहों पर ऐसा दिखाऊं मैं आपको कि मकानों में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और जगहें खाली पड़ी हैं। मुसलमान शरीयत की रोशनी में कहीं भी इलीगल मस्जिद बनाने की कोशिश करने की बात बहुत दूर की बात है, सोच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अब ये बात जान रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने वाला कोई नेता उनके पास है नहीं। इसी के चलते वे अब धर्म का सहारा ले रहे हैं और वो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कर दिल्ली के सांप्रदायिक सद्भाव से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके यहाँ मंदिर बन रहे हैं, इनके यहाँ मस्जिद बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने केवल और केवल शिक्षा के मंदिर बनाए हैं, स्वास्थ्य के मंदिर बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, बढ़िया स्कूल अस्पताल बनाए हैं। हमारा अगर ये कसूर है कि हमने स्कूल अस्पताल बनाए हैं तो आप जो सज़ा दें हमें मंजूर है। लखनऊ के इस्लामी इंटर कॉलेज में आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग का मकसद अरकान कमेटी को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाना रहा। एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने यह भी वाज़ेह किया कि दस्तूरी ओहदों पर बैठे हुए कुछ लोग अदलिया के अहकामात और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किए बगैर आईन और दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि जमहूरी मुल्क के लिए कतई अच्छा अमल नहीं है। जिलानी ने मीटिंग के बाद सहाफियों से बातचीत में यह भी कहा कि अगर सालिसी के जरिए फैसला नहीं हुआ तो फिर 16 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और मुल्क के तमाम बाशिंदों को अदलिया पर यकीन रखना और उसके फैसले का इस्तकबाल करना चाहिए। एक मकसद सिर्फ यही था कि जो कई महीने से हमने दिसंबर में मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त के हालात को लोगों को वाकिफ़ कराया था। अब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे आए और फिर एक मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, तो अपने लोगों को जो अखबार से बात नहीं कही जा सकती है वो बताने के लिए आज की मीटिंग थी। और चूँकि इलेक्शन भी हो चुका था लिहाजा उसके बाद का जायज़ा भी लिया गया। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। अपने लोगों को ये बताया कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस चल रही है और मीडिएशन अगर कामयाब नहीं होता है तो 15 अगस्त तक उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो लिहाजा फैसला मुकदमे में सुनवाई जो भी होगी वो 15 अगस्त के बाद ही होगी, तो उसके बाद की पेशकश फिर बाद में बताई जाएगी। जफरयाब जिलानी ने मजीद कहा कि किसी मुकाम पर एक मस्जिद बन जाती है तो वो खुदा की मिल्कियत हो जाती है, उसे दिया जा सकता है और ना ही मुंतकिल किया जा सकता है और इसी पर तमाम अकायद के लोगों का इत्तिफाक है। अभी तक सारे उलमा का स्टैंड यही है, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे मिल्ली काउंसिल हो, चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो बरेलवी मसलक के स्कूल हो, बरेली हो या अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, सबका इत्तेफाक इस पर है कि मस्जिद एक मरतबा बन जाने के बाद उसकी ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। बंदे उसको न किसी को दे सकते हैं, न उसका कोई एक्सचेंज कर सकते हैं, न उसके बारे में कोई उसको कहीं रख सकते हैं, न सेल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म वही है इत्तेफाक से जो पहले थे, उनका बयान पब्लिक स्टेटमेंट है, सभी लोगों ने आपने सुना होगा टीवी रेडियो हर जगह, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अब वज़ीर आज़म जब तक अपना वो बयान बदले ना, तब तक तो हमें इन लोगों के बयान की जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत का स्टैंड उसके प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड से क्लियर होता है। तो जब गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है तो जाहिर है कि आज तो स्टेटस को लागू है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को लागू है, दोनों गवर्नमेंटें वो उसकी पाबंद प्राइम मिनिस्टर के बयान की हैं और कोई तब्दीली लाने का मौका देने का सवाल नहीं होता। और खास बात इंडिया में अब बात करेंगे योग डे की। जी हाँ, योग के मामले में मुस्लिम तबका शुरू से ही बटा हुआ है।
ताहम धीरे धीरे ऐसे अफराद की सोच तब्दील हो रही है जो कि योग को मजहब से जोड़कर देखते हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल है अहमदाबाद के मुस्लिम इलाकों में मौजूद अक़लियती स्कूल, जहां मुस्लिम तलबा योग डे की तैयारियों में मसरूफ है। योग डे की तैयारी में मसरूफ इन मुस्लिम तालिबात ने एक नई शुरुआत की है। ये तालिबात योग को मजहब से जोड़ने की बजाय सेहत से जोड़कर देखने की बात कर रही हैं। इन तालिबात का ताल्लुक अहमदाबाद के एक अक़लियती कॉलेज से है और ये आलमी यौम योग की तैयारी में मसरूफ हैं। योगासन तो बहुत जूना है, पर हमारी जो मुस्लिम समाज में है वो उसके लिए अभी मना है, यानी ये सब नहीं होता था, बट अभी ये सब स्टार्ट हो गया है क्योंकि इससे अभी हमारे शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है। और हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें भी कितनी चीज़ें ऐसी है जो हमारी हेल्थ को भी यूज़ होती है। इसी तरह योगासन भी है। योगा डे के लिए तो पहले तो हम सुबह की ताज़ी हवा में आते हैं, सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं योगा के लिए। सारे बच्चों को रोज़ ट्रेनिंग दी जाती है योगा डे के लिए और वहाँ पे हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके, अपना बेस्ट दे सके, इसलिए हमको हमारे मैम रोज़ योगा सिखाया जा रहा है। अहमदाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाका जमालपुर में मौजूद FD गर्ल्स कॉलेज में हफ्ते में एक दिन योग करवाया जाता है। इन तालिबात को योग की मश्क करा रही नीता दवे के मुताबिक अब योग बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूल हो चुका है, इसलिए इसमें करियर बनाने के बेहतरीन मौक़े हैं। जब से अपने मोदी साहब ने अपने जो डिक्लेयर किया है योगा डे सेलिब्रेशन 21 जून को, उसके पहले भी हम 20 साल से यहाँ हमारी कॉलेज में, मुस्लिम कॉलेज होने के बावजूद हम योगा करवाते हैं और 20 साल से हम योगा करते हैं यहाँ पे। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा इतना ज़रूरी है। बच्चों को, बड़ों को, हर एक उम्र में जितने भी लोग हैं उनको योगा से बहुत फ़ायदा मिलता है। अहमदाबाद से इस मरतबा इन मुस्लिम तालिबात के अलावा तारीखी सरखे रोज़ा और सिद्दी सैयद की जाली वाली मस्जिद में भी आलमी योग डे के मौके पर योग को मजहब के साथ नहीं बल्कि सेहत के साथ जोड़कर देखने का पैगाम दिया जाएगा। वर्ल्ड योगा डे के मौके पर जहां मोदी सरकार योगा को पूरी दुनिया में प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन योगा को हेरिटेज के साथ में जोड़ रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो तारीखी मकाम है जिसको सिद्दी सैयद की जाली वाली मस्जिद कहा जाता है। कल सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ ही साथ कॉरपोरेशन के अफसरान आएंगे और योगा करके कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो योगा की कला है वो भी हिंदुस्तानी है और जो ये जो नमूने हैं कहीं ना कहीं तारीखी इमारतें जो है वो भी शानदार हैं। तो इन दोनों चीज़ों को प्रमोट करने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मुंजाल भट्ट के साथ आरिफ आलम, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। 21 जून को आलमी यौम योग के मौके पर रांची में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत से लोगों में खुशी का माहौल है। मुस्लिम ख़वातीन ने भी योग की अहमियत के तई हुकूमत की बेदारी मुहिम की बेहद सताइश की है। मुस्लिम ख़वातीन के मुताबिक बेहतर सेहत के लिए योग जरूरी है। वाज़ेह है कि PM नरेंद्र मोदी रांची के प्रभात तारा मैदान में मुनक़दा योग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दौर है, खान पान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो योगा करना ये तो ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा है, सरकार जो भी ये कर रहे हैं ये बहुत ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। और हम लोग के प्रधानमंत्री अगर हम लोग को एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा पहल है हम सब के लिए। सरकार आवाम को, अपनी जनता को इसके लिए जागरूक कर रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ इनको, क्योंकि कहा ही जाता है कि स्वस्थ शरीर जो होता है वो ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो इससे ही हमें समझ में आ जाती है कि स्वस्थ शरीर का हमारे लिए, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। वहीं पुराने शहर हैदराबाद में योगा को मकबूल बनाने में सरगर्म मोहम्मद इब्राहिम जीलानी ने आज़मीन हज के लिए हल्की फुल्की वर्जिश और योगा के बुनियादी आसन पर मुश्तमिल एक खास पैकेज तैयार किया है और मकसद है आज़मीन हज मनासिक हज के दौरान अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करें। चार मीनार के करीब मुगलपुरा इंडोर स्टेडियम में हर सुबह मर्द व खवातीन आज़मीन हज पाबंदी के साथ इस वर्जिश सेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
एक आम आदमी के लिए रोजमर्रा के काम के मुआवजा में सफर हज के दौरान जिस्मानी मशक्कत ज्यादा होती है और मनासिक हज के दौरान तो आजमीन को जिस्मानी मेहनत दरकार होती है। अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे मुल्क से बुजुर्गी में सफर हज करने वालों की तादाद ज्यादा होती है। हज के दौरान आजमीन सेहतमंद और चाको चौबंद रहें तो मनासिक हज की अदायगी में काफी सहूलत रहती है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में योग के माहिर मोहम्मद इब्राहिम जिलानी ने आज़मीन हज के लिए वर्जिश का एक खास पैकेज तैयार किया है। मकसद यही है, जहां हम हज की तरबियत हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पे फ़िज़िकली तौर पे हज के मनासिक को अदा करने के लिए आसानी से वहाँ अपने आप को फ़िट रखना, तंदुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। हज और उम्रा अलग बात है। हज में अराकीन की तकमील के बाद ही हज मुकम्मिल होता है। तवाफ़ करना ही है, मिना पे साथ लगाना ही है, आपको आपके अपने टेंट से, आपके अपने होटल से मिना तक, इरफात तक, मुज़दलिफ़ा तक, बहरहाल वाकिंग। तो मैंने स्पेशली हाजियों के लिए एक पैकेज ऐसा तैयार किया है जो हल्की फुल्की वर्जिश है, जिसमें तमाम जोड़ खुल जाते हैं और रगें वगैरह सब। इसके बाद में थोड़ी ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं। हम लोग 15 साल से इस किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हैदराबाद में आज़मीन हज के लिए वर्जिश का कैंप जो रखे हैं गैर मामूली, उससे हमारे को लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। मोहम्मद इब्राहिम जिलानी योगा, फिटनेस और योग के माहिर होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हैं, जिसका फायदा आज़मीन के बैच को हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर एक 8 दिन हो गया, 8 दिन से आ रहा हूँ और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे जोड़ों के दर्द वगैरह ये जो चीज़ें हैं और मेरे को बाई पकड़ती थी ये पाँव में, उसमें ज़रा कमी महसूस हुई और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा है। जी, मैं हज के लिए अप्लाई करी। मैं अब लास्ट जो लिस्ट आई थी उसके अंदर मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 दिन से आ रही हूँ। अल्लाह के फजल से इतना फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ज़िंदगी में वॉकिंग नहीं करी, अब चल रही हूँ तो मेरे को तकलीफ़ हो रही, मगर यहाँ पर आने से मेरे मसल्स अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं। हम एक बार अखबार में देखे गए इब्राहिम जिलानी साहब जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं ताकि हम आसानी से मनासिक हज अदा कर सकें। तो अब तकरीबन 15 दिन के करीब हो रहा है। बहुत अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारे जिस्म के तमाम आज़ा जो है मुतहर्रिक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम जिलानी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और सबकदोशी के बाद गुज़िश्ता 2 दहों से हैदराबाद में हर खासो आम में योग को मकबूल बनाने में मसरूफ हैं। इब्राहिम जिलानी की ये कोशिश है कि आज़मीन हज की अदायगी के बाद भी योग करते रहें और सेहतमंद रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 239 को चैलेंज की गई अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया गया। ये अर्जी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से दाखिल की गई है, जिसको चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस शमीम अख्तर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। यूनियन के वकील ने इस जियो को कालदम करार देते और एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई में तेलुगु मीडिया के साथ साथ उर्दू मीडियम से मसावी सलूक करने की हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से अपील की। अर्जी गुजार यूनियन के मुताबिक इस इम्तियाजी सलूक की वजह से उर्दू के सैकड़ों सहाफियों के खानदान हेल्थ कार्ड्स, बच्चों की फीस के लिए हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलतों और दीगर मुराद से महरूम है, क्योंकि ये मुराद एक्रेडिटेशन की बुनियाद पर ही दी जा रही हैं और एक्रेडिटेशन का मतलब हुकूमत की तरफ से सहाफी को मुसल्लिमा हैसियत दिया जाना है। अर्जदाश्त में तेलुगु के हर बड़े अखबार को 1000 से ज्यादा एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए जाने, जबकि उर्दू के एक अखबार के लिए रियासती सतह पर सिर्फ 233 कार्ड्स की इजराई की शिकायत की गई है। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली जरूर हो गई, लेकिन गैस मुतासिरीन के हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमत की जानिब से गैस मुतासिरीन को राशन देने का ऐलान तो जरूर किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक उन्हें वक्त पर राशन दिया नहीं जा रहा। हुकूमत के रवैये से नाराज भोपाल के गैस मुतासिरीन ने गैस पीड़ित पेंशन भोगी मोर्चे के ज़ेर एहतमाम अपना एहतजाज किया और हुकूमत से अपने वादे पर अमल करने की अपील की।
सारे लोग परेशान हो रहे हैं, दिन दिन भर वहाँ कंट्रोल की दुकान पर बैठे रहते हैं। तो इस सिस्टम को सुधारना चाहिए और हर महीने राशन कार्ड पे कम से कम हर गरीब परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलना चाहिए, शक्कर मिलना चाहिए, केरोसिन का तेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है कि यदि कोई गरीब परिवार पिछले बार राशन नहीं ले पाता है तो नेक्स्ट मंथ उसको 2 माह का राशन मिलना चाहिए। सर मेरा राशन कार्ड 2014 में बना था, अभी तक उसकी पात्रता पर्ची नहीं आई है। नगर निगम ऑफिस भी गया, कलेक्ट्रेट भी गया, तो कमला पार्क भी गया, लेकिन कहीं से मेरा काम नहीं हो पाया, इसलिए मैं प्रदर्शन पे आया मैं। 6 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि ID सुधारो आने कमला पार्क जाओ, नहीं तो कलेक्टर ऑफिस जाओ। हाँ, वो जैसे तैसे उन्होंने मतलब लिख भी लिया तो राशन नहीं दिया फिर 25 तारीख को, 20 तारीख के बाद में 25 तारीख को, और अभी भी नहीं दिया। जाते हैं तो कहते हैं नाम कट गया, आपका तेल नहीं मिलेगा, खाली गेहूँ मिलेंगे। वो भी 3 जने तो 3 किलो गेहूँ 4 किलो गेहूँ देते हैं एक जने का, बस उससे क्या होता है। और पेंशन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेंशन में उसमें क्या होता है, 300-400 रुपए मिलते हैं। झारखंड में 592 गैर इमदादी मंजूरशुदा मदरसों को ग्रांट फराहमी का मामला इल्तिवा में है। एक लंबे अरसे से इन मदरसों के मुलाजमीन तहरीक चला रहे हैं, लेकिन इनके मुतालबात पर हुकूमत सर्दमहरी का रवैया अपनाए हुए है। इस मौजू पर रांची में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें रियासत भर से इन मदरसों के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद रियासती अक़लियती कमीशन की रुकन नुसरत जहां मुलाजमीन की शिकायतों से रूबरू हुई और इस ताल्लुक से हुकूमत तक बात पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराई। 70 रुपया 80 रुपया पर डे के हिसाब से एक मौलिम को जो है तनख्वाह मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बेचारा अपना गुजर बसर कैसे करेगा। ना मदरसे में जो है MDM की सुविधा है, ना पोशाक की सुविधा है, ना किताबों की सुविधा है, कोई भी सरकारी सहूलतें जो है सरकार से कुछ भी नहीं मिल पा रही है। इनको ग्रांट मिल रहे हैं लेकिन कम मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इनकी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचाई जाए। बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि उनकी फैसिलिटीज कम हो रही हैं, जैसे मध्याह्न भोजन, बच्चों के लिए जो फ्री किताबें थी, उनके वो ड्रेसेस थे, उसके लिए हम लोग फिर से एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को रखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई हमारे ये इश्यूज हैं। मुस्लिम लड़कियां भी तालीम की बुलंदियों को छू सकती हैं, गरीबी और समाजी मसाइल के बावजूद आला से आला मुकाम हासिल कर सकती हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के बीकॉम में टॉप करने वाली 4 मुस्लिम लड़कियों की कामयाबी पर मुश्तमिल देखिए हमारे बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। बेंगलुरु की हसनात कॉलेज की 4 लड़कियों ने बीकॉम शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। साल 2018 और 19 के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में शबाना परवीन को पहला रैंक, रहीम उन्नीसा को तीसरा, काशिफा को चौथा और नूरिन खानम को 5वां रैंक हासिल हुआ। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा बीकॉम कॉलेजों में हजारों तलबा और तालिबात के दरमियान इन लड़कियों ने अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को साबित करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम लड़कियां गरीब खानदानों से आती हैं। अपनी मेहनत, मशक्कत और वालिदैन और असातिज़ा के ताउन से इन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अम्मी अब्बू उनका जॉब भी मतलब उतना ये नहीं कि फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। एंड समटाइम्स वी वेर डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम नहीं हो सकता, फिर भी उन लोगों ने मुझे होप दिया कि तुम कर सकते हो। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स मेरे नाना, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं, वो डॉक्टर हैं और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली।